जंगल की जिंदा पैदावार ऑक्सीजन है, प्राणवायु, और फिर उसके बाद पानी है, फिर उसके बाद मिट्टी है, फिर उसके बाद खाना है। जरूरी नहीं कि जो बात मैं करने वाला हूँ, जो बात इस वीडियो में होने वाली है, वो आपको पसंद आए। ज़रूरी नहीं कि आपको ये अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखो, लेकिन आज जो बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, यह हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यह बात हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की। हमारे साथ एक ऐसे इंसान बैठे हैं जिनसे अगर मैं आपको मिलवाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि हिमाचल में भी कोई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आज तक इतना काम पर्यावरण को लेकर किया है। लेकिन मैं आपको पहले उनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उनसे आज के समय में क्या हालात हैं पर्यावरण के। उसके बाद दूसरे पड़ाव में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये हैं कौन। दूसरे पड़ाव में हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में पूरे डिटेल में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी इनके बारे में। ये समाज सेवी हैं या नहीं हैं, ये एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं या नहीं हैं, ये एनवायरनमेंटलिस्ट हैं या नहीं हैं, ये आप तय करेंगे, क्योंकि ये इन सब का निचोड़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुलभूषण उपमन्यु जी की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ पे कुलभूषण उपमन्यु जी। सर, स्वागत है आपका। सर, आज के दौर में अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, इस समय पर्यावरण की हालत कैसी है? देखिए, एक वक्त था कि एनवायरनमेंट शब्द जो था वो लोगों के डिक्शनरी में ही नहीं था। जब हम बात करते थे कि पेड़ों का कटान बंद करो तो लोग कहते थे हिमाचल की सरकार कैसे चलेगी। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं, लोगों ने सुनना समझना शुरू किया है। लेकिन सवाल है कि जो उस पे एक्शन लेने की बात है, उसमें बहुत सी कमियां हैं, मजबूरियां हैं, नासमझियां हैं, जिसके चलते हम सभी लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। जी, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा से चलती रही है, लेकिन विकास के लिए प्रकृति की जो जीवनदायी शक्तियां हैं उनका बलिदान करना, वो ना तो वैज्ञानिक तौर पर समझदारी है और ना व्यवहारिक तौर पर। तो अभी की जो स्थिति है, वो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और भोजन, ये तीन बुनियादी ज़रूरतें हैं। सब इसको जानते हैं। लेकिन जो सुख सुविधा वाला विकास है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसके लिए हम हवा को भी कुर्बान कर रहे हैं, पानी को भी कुर्बान कर रहे हैं, और भोजन, यानी भोजन मिट्टी से पैदा होता है तो मिट्टी को भी कुर्बान कर रहे हैं। हवा की स्थिति ये है कि दिल्ली जैसे शहर तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमने वाले हो गए हैं। हम सुनते थे कभी 1980 के दशक में कि जापान में हवा की स्थिति ये है कि चौक पर खड़ा जो सिपाही है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके खड़े होना पड़ता है। लेकिन आज वो सारी स्थिति हम अपने देश में देख रहे हैं। हमारे देश के कितने शहर जो हैं वो सबसे दुनिया के पॉल्यूटेड शहरों में से एक हैं। हवा की स्थिति ये है। और पानी जो है वो दो तरह से बर्बाद हो रहा है। एक तो पानी कम हो रहा है, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, और ऐसा अंदाज़ा है कि शायद 2060 तक ज़्यादातर ग्लेशियर हिमालय के समाप्त हो जाएंगे। तो हमारे नदियों का क्या होगा? वो तो मौसमी बन जाएंगी, फिर सदाबहार नदियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी।
और वो अभी भी उसका असर दिखने लग गया है। पुराने जो ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं हिमाचल में भी, सतलुज है, ब्यास है, चंद्रभागा है, इनका पानी कम हो रहा है और पानी की गुणवत्ता भी ख़राब हो रही है। जितना पानी है वो कुछ तो जो कचरा है उसकी वजह से ख़राब हो रहा है, कुछ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी वजह से ख़राब हो रहा है। अब आप देखिए बद्दी बरोटी वाला के जो नदियां हैं वो तो पानी हाथ लगाने के लायक भी बचा नहीं है। पीछे कुछ एक बात आई थी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपना जो पोल्यूटेड पानी है उसको इंजेक्ट कर रहे हैं ज़मीन के अंदर, तो ग्राउंड वाटर भी बर्बाद हो रहा है, सरफेस वाटर भी बर्बाद हो रहा है। पानी की ये स्थिति है और पानी सूख भी रहा है। और रही ज़मीन की बात, मिट्टी की बात, तो मिट्टी भूख शरण की बात तो हम सुनते थे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, उससे मिट्टी का नुकसान हो रहा है। वो तो है सब जगह, पहाड़ों में, पहाड़ों की मिट्टी बह कर जा रही है। और जो परिस्थिति विज्ञान है, इकोलॉजी का ये सिद्धांत है कि लोग अपनी मिट्टी के पीछे जाते हैं, जहाँ मिट्टी जाएगी वहाँ लोगों को जाना पड़ेगा। तो पहाड़ में पलायन जो है वो उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आ रहा है। पहाड़ों से पलायन हो रहा है क्योंकि पहाड़ की मिट्टी जा रही है तो उसकी उत्पादकता घट रही है। दूसरा, हमने जो रासायनिक खाद और जो दवाइयों का इस्तेमाल हम खेती में कर रहे हैं, तो खेती की मिट्टी भी ख़राब हो गई। ये ठीक है कि अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कुछ जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसको मेन स्ट्रीम खेती होना पड़ेगा। अभी वो मेन स्ट्रीम खेती नहीं हुई है, छोटा मोटा प्रयोगात्मक काम हो रहा है। अब उसमें दो चैलेंजेस हैं। एक तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक कृषि, उसके ऐसे तरीके हमें ईजाद करने पड़ेंगे जिसमें उपज कम ना हो। तो उपज कम ना हो वो एक बात है, और दूसरा उपज जहरीली ना हो। तो जहरीली नहीं होगी तो उसके लिए जो रासायनिक खेती है उसको हमें धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। तो उस दिशा में अभी शुरुआती कदम हम उठा रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको मुख्य धारा कृषि व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो ये स्थितियां हैं वर्तमान में, ये चुनौतियां हैं, उससे हम कैसे निकलें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हवा, पानी और भोजन, इसकी सुरक्षा कैसे दे पाएँ। तो ये आपकी एक जर्नी की बात थी। एक जर्नी की बात हम करना चाहेंगे यहाँ से दर्शकों से। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अभी तक इन बातों को सुन रहे हैं। इसका मतलब आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो हम उपनिषद सर के जो जर्नी है, जो शुरुआत है, उसके बारे में बात करेंगे कि जर्नी की शुरुआत होती कैसे है, और इसके बाद सर आप चिपको आंदोलन के साथ किस तरीके से जुड़े, उस आंदोलन के साथ जो आपकी शुरुआत हुई वो कैसे हुई, और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि उपनिषद सर चंबा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से आते हैं। तो उस जगह से आते हुए ऐसा क्या हुआ और किस तरह से ये शुरुआत होती है कि आपका रुझान एनवायरनमेंट की तरफ, प्रकृति की तरफ बढ़ जाता है? देखिए, मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, गांव में रहूँगा, गांव के लिए कुछ करूँगा और अपने रोटी भी कमाऊँगा। तो थोड़ी बहुत जो खेती थी उसमें मैंने बगीचा लगाया और कोशिश की कि उससे आजीविका चले, लेकिन मुझे ठीक गाइडेंस नहीं मिली, वो मेरा फेल हो गया। लेकिन फिर कुछ और छोटे मोटे काम गांव में करता रहा और गांव से हमने शुरुआत की। जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज्य के दिशा में, तो कैसे एक स्वतंत्र स्वावलंबी अर्थव्यवस्था गांव की खड़ी हो। और फिर
1973-74 में जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, तो मैं जेपी मूवमेंट से जुड़ गया। और उसके माध्यम से फिर मैं हिमाचल में सर्वोदय मंडल की स्थापना की और उसका मुझे सह संयोजक बनाया गया। तो वो काम हम करते रहे, लेकिन बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर वो सरकार फेल भी हो गई। तो थोड़ा मोह भंग हुआ कि ये जो तरीका है अभी सफल होने वाला नहीं है। इतना बड़ा काम एक सामाजिक संगठन के लिए काफ़ी मुश्किल है, तो कोई एक मुद्दा चुना जाए तो उस पर काम करेंगे। तो मैं पठानकोट में एक आश्रम है सर्वोदय का, प्रस्थान आश्रम, इसको विनोबा जी ने उसकी स्थापना की थी भूदान आंदोलन के समय में। जी, विनोबा भावे ने। तो वहाँ एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में हम लोग बैठे थे कि वहाँ सुंदरलाल बहुगुणा पधारे। मैं उनसे मिला तो नहीं था, लेकिन उनका मैंने एक आर्टिकल धर्मयुग में पढ़ा था। तो मुझे लगा था कि ये आदमी जो है वो पहाड़ की समस्या की समझ रखता है और बात करता है, तो इससे तालमेल कैसे हो। तो मैंने पत्र लिखा था धर्मयुग को, उसका उत्तर तो नहीं आया, लेकिन बहुगुणा जी स्वयं मिल गए वहाँ प्रस्थान आश्रम में। मैंने उनसे जिक्र किया कि ऐसे ऐसे मैं तो आपसे मिलना चाहता था। बोला बस तो ठीक है, मैं कि आपके आंदोलन में मैं जुड़ना चाहता हूँ। बोले आप चाहते हो तो जुड़ गए, उसकी कोई औपचारिकता तो कुछ नहीं है। तो मैं कश्मीर से कोहिमा तक पद यात्रा कर रहा हूँ चिपको आंदोलन के प्रचार के लिए, तो तुम मेरे साथ चल पड़ो। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए सर, मैं तो गृहस्थी आदमी हूँ और खेती बाड़ी करता हूँ, ऐसे एकदम तो नहीं निकल सकता, लेकिन आप जब हिमाचल में दाखिल होंगे तो मुझे आप सूचना करिएगा, मैं वहाँ आपसे मिलूँगा बॉर्डर पर। तो उनका पत्र मुझे आया और मैं 1981 मई में उनके साथ जुड़ गया हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पदरी जोत है, उस जोत के नीचे लंगेरा गांव है, वहाँ मैं उनसे चिपको के लिए जो पदयात्रा की जा रही थी पूरे हिमालय की कश्मीर से कोहिमा तक, उसमें मैं शामिल हो गया और 2-3 महीने उनके साथ रहा। मैं लगातार रोज़ हम 15-20 किलोमीटर चलते थे, गांव में छोटी छोटी मीटिंगें करना। तो उससे हमें आंदोलन की आइडियोलॉजी को भी और ज़्यादा गहराई से समझने की। इस समय जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये जानकारी देना चाहूँगा कि चिपको आंदोलन है क्या। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से होती है। हिमालयाज़ में, खासकर उत्तराखंड में जब शुरुआत हुई थी, तो जो पेड़ थे, पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ों के साथ चिपक गए थे ताकि उनका कटान बंद हो, उनको ना काटा जाए। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसके जो कर्ता धर्ता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिनके साथ सर जुड़े थे, जैसे इन्होंने बताया। और आपको गूगल में इसके बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी और आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आंदोलन रहा है। भारत में ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसने एग्जाम्पल सेट किया था कि किस तरह से प्रकृति के लिए लोग इकट्ठा हो सकते हैं, प्रकृति के लिए एक साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। जी, और हाँ, और जो सर ने बताया कि किस तरह से चिपको आंदोलन के समय बहुगुणा जी जब जम्मू कश्मीर में थे, वहाँ से हिमाचल में आए और पधरी जोत में जब ये मिले। पधरी जो जगह है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच का जो बॉर्डर है उसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट में आती है, और वहाँ पे पधरी जोत जो है वहाँ से इस तरफ को चंबा का जो एरिया है, इलाका है, वो शुरू होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था इस बारे में। चिपको आंदोलन की जो आइडियोलॉजी थी, जो पहाड़ के लिए जो समझ थी, उसको गहराई से जानने का मौका मिला। दूसरा, जो मौके पर हालात थे प्रदेश के, जो दिक्कतें हम अपने इलाके में झेल रहे थे, वो पूरे प्रदेश में वैसी ही दिक्कतें आ रही थी। ख़ास करके जो पशुपालक और खेती से जुड़ा समाज है, उसके लिए वो दिक्कतें थी। पानी के चश्मे सूख रहे थे, जंगल कट रहे थे,
और हिमाचल में उस वक्त स्थिति ये थी, नारा था काटो और कमाओ। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जंगलों की जो कटाई उस समय होती थी वो सरकारी ठेकेदारी होती थी, प्रॉपर ठेका सिस्टम होता था, ठेकेदारी दी जाती थी और लोग जो ठेकेदार होते थे वो जंगलों को पूरा उनका काम होता था उसको काटना और उसको पूरा लकड़ी को लेके जाना। उस टाइम पे घाड़ सिस्टम होता था जिसमें कि नदी के रास्ते, पूरा नदी के रास्ते सारी लकड़ी को पहाड़ों से प्लेन जो इलाके हैं वहाँ तक बहा करके ले जाता था, जहाँ पे सड़क होती थी वहाँ तक ले जाया जाता था। और ये जो सरकारी ठेकेदारी है ये मेरे ख्याल से उस समय इसका ऑलमोस्ट जो एंड था ये ठेकेदारी सिस्टम का, और घाड़ का भी ये एंड था उस समय, और वो आखिरी समय था जब ये पूरा का पूरा आपका ये आंदोलन की शुरुआत जी जी। तो उसमें ये था कि हिमाचल में हर साल ये एक टारगेट फिक्स किया जाता था कि जंगलों से इस साल इतनी कमाई बढ़ाई जाएगी। तो बढ़ाने के लिए कटान होता था, लॉगिंग ऑपरेशन चलते थे। तो उसका विरोध करना चाहिए क्योंकि उससे मिट्टी कट रही है और लोगों की ज़रूरत की चीज़ें कम पड़ रही हैं। यहाँ मकान बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी, हिमाचल में अभी भी प्रबंध है वो। तो उसके लिए सरकारें कम से कम देने की कोशिश करते थे, वे नहीं है, लेकिन कटान के लिए तो लाखों पेड़ कट रहे थे। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिमाचल में सबसे ज़्यादा लकड़ी का कटान कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट और शिमला में हुआ, जहाँ पे जो चंबा में जितनी भी लकड़ी कटती थी वो रावी नदी में बहाकर उसको लाया जाता था, पठानकोट तक पहुँचाया जाता था, और वहीं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो लकड़ी कटती थी उसको ब्यास नदी में बहाकर पंजाब तक पहुँचाया जाता था। उसके अलावा कुछ सतलुज में भी घाड़ चलती थी। तो ये एक जगह थी जहाँ पे कि लकड़ी का कटान ज़्यादा हुआ। और उस वक्त एक व्यवस्था थी प्राइवेट सेल की कि अपनी निजी भूमि से लोग पेड़ बेच सकते थे। तो उस व्यवस्था का लोगों ने इतना गलत इस्तेमाल किया ठेकेदारों से मिलकर कि अगर खेत से 50 पेड़ कटवाए तो 200 पेड़ जंगल के उसमें शामिल कर दिए। तो इस तरह से 12,000 स्लीपर का एक स्टॉक जो है वो पकड़ा गया था नेरवा चौपाल में, वो शिमला ज़िला की तहसील है एक। हाँ, तो वो सब हमने वो देखा व्यवस्था। और दूसरा ये हुआ था कि अंग्रेज़ों ने जब फॉरेस्ट्री यहाँ शुरू की भारतवर्ष में, तो वो पेड़ लगाने के लिए शुरू नहीं की थी, उन्होंने पेड़ काटने के लिए शुरू की थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के लिए लकड़ी की ज़रूरतें, फिर रेलवे के विस्तार के लिए लकड़ी की ज़रूरतें, इमारती लकड़ी के लिए मैदानी ज़रूरतें, उसको पूरा करने के लिए हिमालय के जंगलों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, काफ़ी कटान किया। और फिर बाद में समझ आया कि इसमें पेड़ तो लगाने भी चाहिए। तो उन्होंने जब लगाने का काम शुरू किया तो केवल बिक्री वाले पेड़ लगाए। उन्होंने हिमालय के जंगलों को टिम्बर, बहुगुणा जी कहते थे टिम्बर माइंस बना दिया। वो इमारती लकड़ी के वो बन गए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जो चीड़ के पेड़ की अगर हम बात करें, चीड़ का पेड़ में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि चीड़ का पेड़ जो है वो सबसे ख़राब है फॉरेस्ट के लिए, जंगल के लिए, और इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने शुरुआत की उसको बाद में जब आज़ाद हो गया देश, आज़ाद होने के बाद भी हमारी सरकारों ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। बिल्कुल कंटिन्यू किया। और उसके चलते ये हुआ कि हमारे जो चरागाह थे वो पाइन फॉरेस्ट में, चीड़ के जंगलों में बदल गए। कुछ यूकलिप्टस सफ़ेदा लगाया जा रहा था। तो सफ़ेदा जो है वो सबसे ज़्यादा पानी को चूस कर हवा में छोड़ता है, ट्रांसपायर करता है, तो पानी सुखाता है। चीड़ जो है वो भी पानी कंजर्व नहीं कर सकती क्योंकि वो उसको कहते हैं फ्लैट रूटेड, उसकी जड़ें वहाँ ऊपर होती हैं, नीचे गहराई में नहीं जाती हैं। और इसमें तेजाब होता है, इसकी पत्तियों में भी जड़ों में भी, उससे मिट्टी ख़राब होती है। और जब एकल प्रजाति के इस तरह के जंगल लगे चीड़ और सफ़ेदा के, तो उससे एक तो पानी बर्बाद हुआ, मिट्टी में इरोजन बढ़ गया,
और दूसरा लोगों के चारागाहों में जो ज़रूरत के सामान थे, फॉडर है, फिर फ्यूल है, खेती के लिए खाद के लिए पत्तियां हैं, वो मिलना बंद हो गई। तो वो एक दबाव लोगों पर आया, वो हमें समझ में आया। तो जब 2-2.5 महीने के बाद जौनसार बाबर में मैंने यात्रा को छोड़ा, तो वहाँ से वापस आया घर में, तो हमने ये निश्चय किया कि चीड़ और सफ़ेदा के ख़िलाफ़ आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। और जो पहाड़ी इलाकों में 1000 मीटर के ऊपर हरे कटान पर पाबंदी लगी थी केंद्र सरकार की तरफ से, वो गढ़वाल में तो इम्प्लीमेंट हो गई थी, लेकिन हिमाचल में इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। तो उसके लिए दबाव बनाएंगे, वो इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो फिर हमने 1981 में ये आंदोलन शुरू किया और 83-84 आते तक हमने इसको कुछ उसके जड़ें आंदोलन ने जमा ली। तो उसके लिए लगातार हम पूरे प्रदेश में यात्राएं करते थे और इंटेंसिव जो हमारा एरिया था वो था भटियात तहसील, तो उसमें भी लगातार करते थे, लोगों को जगाते थे, जोड़ते थे और फिर आंदोलन शुरू किया। तो आंदोलन में जब हमने डायरेक्ट एक्शन शुरू किया, पहले तो सरकार को बोला, एप्लीकेशनें दी, डेपुटेशन मिले, लेकिन कोई असर हुआ नहीं। फिर हमने डायरेक्ट एक्शन शुरू किया। डायरेक्ट एक्शन में हमने इनकी नर्सरियों पर कब्जा कर लिया 18 पंचायतों में, और उसमें नर्सरी को हमने तबाह नहीं किया, लेकिन चीड़ और सफ़ेदा के पौधे निकाल कर उसमें हमने लोगों की ज़रूरत के बीज लगा दिए पौधों के। तो उसमें ये हमारा फार्मूला था पंचजीवन वृक्ष, फल, चारा, ईंधन, खाद और रेशा। इसके बाद छठी चीज़ जुड़ गई दवाई। तो ये बीज हमने लगाए। तो यही मैं आपको रोकूँ यहाँ बीच में, यही कारण था जिसकी वजह से आपको बाद में जेल भी जाना पड़ा था। हाँ, तो उसमें फिर हमारे ऊपर मुकदमे बने लगातार, और एक मुकदमे में फिर मुझे मेरे 2 साथियों के साथ, एक डलकू राम जी हमारे गांव से ही थे वो, और एक भूरू राम जी, उनके साथ हमें चंबा जेल जाना पड़ा। 2 महीने जेल में रहे। बाद में सरकार को वो मुकदमा जो है वो वापस लेना पड़ा। तो इसी वजह से सरकार के और आपके बीच में तकरार शुरू हुई थी, और जिसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि सरकार को झुकना पड़ा और उनको आपकी बात माननी पड़ी, कहीं ना कहीं उनको आपके अनुसार। हाँ, देखिए, उसमें फिर हमें वार्ता के लिए शिमला बुलाया गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से हमारी बात हुई। तो हमने अपने सारा ये पक्ष रखा और वहाँ उन्होंने ये बोला कि आपने तो जंगल बर्बाद किए, नर्सरियाँ उखाड़ी। हमने कहा सर, हमने बर्बाद नहीं की, हमने तो उसमें अच्छे बीज लगाए, सिर्फ गलत बीज निकाल दिए। और ये जो सारा प्रचार है वन विभाग का, वो झूठा है, और असल में तो वन विभाग जंगलों को बर्बाद कर रहा है। मतलब कैसे? कि एक तो बिक्री के लिए, और दूसरा ये जो इनका कंसेप्ट है क्लीन फ्लोर फॉरेस्ट्री, कि जंगल की सारी झाड़ियों को साफ़ करते हैं ये, और उसमें फिर चीड़ और सफ़ेदा लगाते हैं। तो जो मिश्रित जंगल है जिसमें फलदार पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, चारे वाले वृक्ष हैं, वो जंगल तो नष्ट हो जाता है। तो ये तो एकल प्रजाति के जंगल बना रहे हैं, वो जंगल तो लोगों के काम का नहीं है और पर्यावरण के लिए भी उतना हेल्दी नहीं है। उसमें ना तो चिड़िया कुछ पल सकती है, ना जंगली जानवर के लिए कुछ है। अब सफ़ेदा और चीड़ में किसी जीव को जिंदा रहने के लिए क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, घोंसले तक नहीं बनाते, नहीं, कुछ नहीं बनाते। तो ये बात जब हमने रखी तो उन्होंने फिर चीफ कंजर्वेटर होते थे उस वक्त VK शर्मा, तो उसको पूछा कि भाई क्या ये सच बता रहे हैं? कि हाँ सर, ऐसा ही हमारा तो ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है। तो हमने कहा सर, यही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है। इसको बदलने के लिए हमारा संघर्ष है। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपकी मांग क्या है? तो हमने कहा कि एक तो जंगलों का व्यापार बंद हो, दूसरा कुछ ऐसी प्रजातियां हैं एंडेंजर्ड, उनको सुरक्षित घोषित किया जाए,
और चीड़ सफेदारोपण बंद किया जाए। तो उसमें फिर 2-3 चीज़ें मानी गई। एक तो चीड़ सफेदारोपण बंद हुआ, दूसरा जो क्लीन फ्लोर फॉरेस्ट्री है उसको बंद किया गया कि वो ना हो, और जिन इलाकों में ईंधन की कमी है वहाँ से सूखे पेड़ों से कोयला बना के जो बिकता था वो बेचना बंद किया जाए और लोगों को सूखा ईंधन लेने दिया जाए। तो तब ये गैस वगैरह आई नहीं थी, तो लोगों को फिर सूखे ईंधन से ये लोग कोयला बना के बेचते थे, तो लोग चूल्हा जलाने के लिए हरे पेड़ काटने को मजबूर होते थे। तो ये चीज़ें समझिए आदेश हुए, वो अभी तक जो हैं वो जारी हैं। रोडोडेंड्रन और ओक यानी ये बुरांस और बान, ये हिमाचल में संरक्षित प्रजातियां घोषित हुई हैं। चीड़ सफेदारोपण बंद हुआ है। अब सरकारी कार्यक्रमों में भी मिश्रित जंगल ये लगा रहे हैं, तो मतलब पर जो बर्बादी हो चुकी वो तो हो चुकी है। अब हम तो कहते हैं कि जो पुराने चीड़ के जंगल हैं उनको भी धीरे धीरे आप मिश्रित जंगलों में कन्वर्ट करो। और इस गलत वानिकी का एक असर ये भी हुआ है कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ा है। जंगल में जंगली जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा, वो खेतों में आ रहे हैं, तो बंदर, सुअर, तो ये भी एक नुकसान हुआ है। सर, इसके अलावा 2 पेड़ ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा और मैं साथ में दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। 2 पेड़ ऐसे हैं जिसकी लकड़ी की आज भी स्मगलिंग होती है, और वो है देवदार और तोश। ये जो 2 पेड़ हैं, देवदार और तोश, तो इनमें और चीड़ के पेड़ में ऐसा क्या फ़र्क है? कोई डिफरेंस है इनमें? वैसे तो जो ऊपर के पहाड़ हैं, ऊंचाई वाले इलाके, वहाँ बान प्रजाति के जंगल जो थे वो ज़्यादा थे मिश्रित, और देवदार वगैरह ये भी पहाड़ों के प्राकृतिक वो हैं, और ये मोनोकल्चर में होते थे, मतलब एकल प्रजाति के जंगल हैं ये। इनकी ट्रेंड ऐसी है कि धीरे धीरे दूसरे प्रजातियों को ये ख़त्म कर देते। तो जिस तरह से चीड़ जो है वो ज़मीन को ख़राब कर देता है और कुछ उगने नहीं देता, वैसे ही देवदार भी करता है और तोश भी करता है। लेकिन जो चीड़ के जंगल जिस तरह से नीचे फैलाए इन्होंने शिवालिक स्क्रब मिश्रित जंगलों को ख़त्म करके, वैसे ही ऊपर इन्होंने जो बान के जंगल थे, बुरांस के जंगल थे, उनको भी ख़त्म करके वहाँ देवदार को बनावटी तौर पर आर्टिफिशियली फैलाया। तो वो एक ट्रेंड अच्छा नहीं था, उसका भी हमने विरोध किया था। तो इसीलिए क्योंकि बान के जंगलों को ये गर्डल करके सुखाते थे। तो एक शिलबधानी वो है मंडी में इलाका, बरोट वैली में, तो शिलबधानी में हमने कोई 2 किलोमीटर लंबाई में बान का जंगल देखा था। बड़े बड़े पेड़ गर्डल करके सुखाए गए थे। गर्डल का मतलब होता है कि जो पेड़ की छाल है वो चारों तरफ से 6 इंच स्ट्रिप में निकाल दी जाती है, पौधा सूख जाता है। वहाँ फिर दूसरी अपनी व्यापारी किस्म का पौधा लगा दिया। तो वो भी हमने वहाँ रखा था मामला कि ये जंगलों को तो ये बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, वो कुछ थमी है। अब आगे कैसे इसमें मिश्रित जंगलों को फैलाया जाए वो एक चैलेंज है। आज के दौर की बात करें, आज जो ग्लोबल वार्मिंग से जो दुनिया की हालत है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि जितना जो पेड़ों की कटाई एक टाइम पे हुई थी, वो चाहे माउंटेन्स में हुई हो, चाहे प्लेन्स में हुई हो, कहीं भी हुई हो, तो उसका कितना इम्पैक्ट आज के दौर में इस ग्लोबल वार्मिंग पे पड़ा है? कितना इम्पैक्ट उसका रहा होगा? देखिए, जो दुनिया में जितना कार्बन डाइऑक्साइड इस पे वातावरण में होना चाहिए, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो औद्योगिकरण की वजह से वातावरण में छोड़ा जा रहा है। जितना हम बिजली बना रहे हैं, तो कोयले से बिजली बना रहे हैं, या डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल गाड़ियों के लिए हो रहा है, बिजली बनाने के लिए हो रहा है, ये तमाम धुआं जो है वातावरण में जब जाता है तो इसका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पड़ता है। वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के चलते वातावरण में 1 से 1.5 डिग्री तक की बढ़ोतरी पिछले 150 साल में हो गई है। उसकी वजह से
जो जलवायु है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो समुद्र की सतह का जो जल है वो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा उससे बादल बनेंगे, बुखारात ज़्यादा बनेंगे, और फिर जो बारिश का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो हल्की बारिश नहीं होती है, रेनी डेज़ जो हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन जो बारिश की बौछार है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से तबाही हो रही है। बाढ़ आने की वजह से, और जो इतने पहाड़ों में तो जितने लैंडस्लाइड्स और ये हैं वो बढ़ रहे हैं, तो क्लाउड बर्स्ट के बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो उसका ये कारण है जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का वातावरण में छोड़ा जाना है। एक सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की जो जनरेशन है, खासकर जो 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच के जो लोग हैं, मैं उनके बारे में खासकर बात करना चाहूँगा, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एनवायरनमेंट को लेके? देखिए, ये जो सारी हमारी बातें हुई हैं, इसका निचोड़ ये है कि एक तो पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को लगाओ, और पूरा जो विकास का हमारा तरीका है, उस विकास के तरीके में कोई भी ऐसी गतिविधि जो हवा, पानी, मिट्टी को बर्बाद करने वाली है, उससे बचना पड़ेगा और उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि सरकारें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन समाज का अगर दबाव उचित दिशा में पड़ेगा तो सरकारों को भी रीथिंक करने का, अपनी गतिविधियों को दोबारा से सोचने का मौका मिलता है। अच्छा, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपकी इस समय उम्र कितनी है? मेरी एज तो अभी 76 है। तो 76 साल की उम्र में भी आप एक्टिव हैं, आप अभी भी उसी तरह से फील्ड में काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए, प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, या फिर अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो काम पूरी ज़िंदगी किया उसको आप छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और आयु के हिसाब से जो संभव है वो करते रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि हिमाचल में काफ़ी सारे नए युवक साथी भी खड़े हुए हैं और उनकी अपनी संस्थाएं हैं, तो वो बुलाते हैं, उनके साथ सहयोग जहाँ जहाँ करने का मौका मिलता है, तो वो लगातार प्रक्रिया जारी है। तो हिमाचल में कैसा विकास होना चाहिए, ये आवाज़ मुखरता से उठ रही है, तो उन लोगों को थोड़ा सा समर्थन करते हैं, कुछ मीडिया में लिखते भी रहते हैं इन मुद्दों पर। आखिरी में सर, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो बातें आपने लोगों के लिए बताई और जिस तरह की आपकी जर्नी रही है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने हिमाचल के एक छोटे से गाँव से निकलकर पर्यावरण के लिए कितना काम किया, और हमारी इनॉक्स न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और हमारा तो ये सौभाग्य है कि आपकी वजह से हमारा जो मिशन है वो उसकी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला हमें। जी 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 सर, थैंक यू सो मच। तो गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। लड़ाई से यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप कोई हथियार उठाओ, आप कोई लाठी उठाओ और लड़ाई शुरू कर दो। लड़ाई से यहाँ मतलब ये है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहनी चाहिए। पेड़ लगाना हो, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हम करें, या फिर उससे भी बढ़कर प्लास्टिक जिसको हम अपने आसपास फेंक रहे हैं, एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं, और जितना भी कूड़ा हम फैला रहे हैं, हम वो फैलाने से बचें। शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, पेड़ लगाने होंगे, पर्यावरण के लिए जितना हो सके इतना करना होगा, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन्स कुछ भी नहीं देख पाएगी, कुछ भी नहीं समझ पाएगी। उनको जो भी खाने के लिए मिलेगा वो जहर होगा, जिस हवा में वो सांस लेंगे वो हवा जहर होगी, जो पानी वो पिएंगे वो पानी जहर होगा। जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को YouTube में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
फेसबुक में हमें फॉलो कर लीजिए और आप साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है अजय के सकलानी। नमस्कार।